हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमने कुछ PYQs भी कवर कर लिए थे और हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लिए हैं। वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके साथ अभी हमने स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज PYQ, जिसमें हमने ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर लिया है, कार्बन कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिया है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कवर कर लिया है। अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQs ऑफ मैन मेड मटीरियल, राइट। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम KVS की सीरीज़ भी स्टार्ट करवा दो, तो देखो अभी थोड़ा टाइम मिलते ही मैं KVS का भी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो KVS का सिलेबस और KVS के PYQs भी हम जल्दी ही कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं मैन मेड मटीरियल के क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फाइबर इज सिमिलर टू। तो हमसे पूछा है कि जो कार्बन फाइबर है उसकी स्ट्रक्चर किसके जैसी होती है, किससे सिमिलर होती है। ऑप्शन है फुलरीन, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है डायमंड और ऑप्शन डी है कार्बोरंडम। तो हमें यहाँ पूछा है कि जो हमारा कार्बन फाइबर है उसकी स्ट्रक्चर किससे मिलती है। तो आपको याद रखना है कि जो कार्बन फाइबर है उसकी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी ग्रेफाइट, राइट। देखो फुलरीन, ग्रेफाइट और डायमंड ये तीनों ही एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं, यानी कार्बन हमें जिस फॉर्म में अर्थ में मिलता है उनमें से ये भी एक है। तो ये हैं तीनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और जो हमारा कार्बन फाइबर है उसकी स्ट्रक्चर किसकी तरह होती है, ग्रेफाइट की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन फाइबर में क्या होता है, ये शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी शीट्स होती हैं ऑफ कार्बन एटम्स की, राइट। कार्बन एटम्स की बहुत सारी शीट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट शीट्स। तो इसमें बहुत सारी ग्रेफाइट शीट्स जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं हेक्सागोनल पैटर्न में, ठीक है। और ये शीट्स कैसे होती हैं, जैसे हमारी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है ना हेक्सागोनल, वैसे ही ये रिंग लगी होती हैं इन हेक्सागोनल पैटर्न, राइट। और उसके साथ साथ ये जो शीट्स होती हैं ये इंटरलॉक्ड होती हैं, दी शीट्स आर इंटरलॉक्ड। और ये जो कार्बन फाइबर है इसकी बहुत ही ज़्यादा टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ का होता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह होती है, वो ग्रेफाइट की तरह होती है, राइट। चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट है, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड अप ऑफ। हमसे पूछा है कि जो प्रेशर कुकर है उसके हैंडल्स किसके बने हुए होते हैं। ऑप्शन ए हाई डेंसिटी पॉलिथीन, ऑप्शन बी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी बेकालाइट और ऑप्शन डी पॉलीप्रोपीन। तो देखो जो हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर होते हैं वो ब्लैक तो क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं ना, हीट रेजिस्टेंट होते हैं भाई, वहां पर जो है हीट नहीं जाती, तभी हम उसको इजीली होल्ड कर लेते हैं, राइट। अब क्या होता है, ये किसके बने होते हैं, ये बेकालाइट के बने हुए होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारे प्रेशर कुकर के हैंडल होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, बेकालाइट के। और जो बेकालाइट है वो एक तरीके का पॉलीमर है। तो बेकालाइट क्या है हमारा, बेकालाइट हमारा पॉलीमर है। अब पॉलीमर जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, मोनोमर के। यानी पॉलीमर तो एक बहुत बड़ी लार्ज यूनिट होती है जो छोटी छोटी यूनिट्स को बार बार रिपीट करने से बनती है। तो वो जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी, उनको क्या बोलते हैं हम, मोनोमर। तो आपको याद रखने हैं कि जो बेकालाइट है उसके कौन कौन से मोनोमर है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो बेकालाइट है उसके मोनोमर होते हैं। एक तो उसका मोनोमर होता है फिनोल, ये फिनोल का स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा बेकालाइट है उसका मोनोमर क्या है, एक तो है हमारा फिनोल और दूसरा इसका जो हमारा मोनोमर है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो जो हमारा बेकालाइट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है फिनोल और दूसरा क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों को मिलने से क्या बनता है हमारा बेकालाइट। आपको ये भी याद रखना है कि देखो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी ना तो हमें एक तो मिलेगा इस तरीके से कुछ, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये मिलता है हमें CH2OH यहाँ आ जाता है और साथ में ये ऑर्थो पोजीशन हो गई और एक बार पैरा पोजीशन पर आ जाएगा CH2OH, कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखो हमें पता है क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो ऑर्थो। तो इधर भी ऑर्थो, यानी ऑर्थो पोजीशन 2 होती हैं, उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन मेटा होती है। इसका मतलब मेटा पोजीशन भी 2 होती है और सबसे नेक्स्ट जो होती है वो पैरा पोजीशन होती है, पैरा 1 होती है। यहाँ पर जो CH2OH है वो ऑर्थो पर आ रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, राइट।
और ये इसका नाम ऐसे ही हो गया पैरा, क्योंकि यहाँ पे पैरा पर लगा हुआ है, तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, राइट। आप देखो एक थोड़ा सा देखो कैसे हुआ है। अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ ना CH2O, और हर पोजीशन पर तो H है, तो ये ऐसे आया तो क्या बन गया CH2H। अब देखो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करने से ये दोनों बना है। अब ये क्या है? ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अब ये दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों लीनियरली कनेक्ट करें, ये जो हमारे दो बने हैं ऑर्थो और पैरा, अगर ये लीनियरली कनेक्ट करे तो नोवोलॉक बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है? नोवोलैक। और अगर ये 3 डायमेंशनली लिंक करते हैं, अगर ये 3 डायमेंशनल लिंक करते हैं तो हमारा क्या बनता है? बेकेलाइट। तो अगर आपसे नोवोलैक के भी अगर मोनोमर पूछे जाते हैं तो यही है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, और अगर हमसे बेकेलाइट के पूछे गए तो भी क्या है? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। ये आपको मैंने यहाँ पर मोनोमर भी बता दिए हैं, और बेकेलाइट है जो हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर बनाने में यूज होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द वर्ड सिरेमिक स्टैंड्स फॉर। सिरेमिक का मीनिंग हमसे यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है नॉन मेटेलिक ग्लेजिंग मटेरियल, ऑप्शन बी है मेटेलिक एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल, ऑप्शन सी है ब्रिटल एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल, और ऑप्शन डी है बर्न्ट मटेरियल। तो देखो जो सिरेमिक होता है, सिरेमिक का मीनिंग क्या होता है? सिरेमिक का मीनिंग होता है पॉटरी, है ना, ये होता है मीनिंग। अब ये कैसे बनती है? सबको पता है किससे बनती है? क्ले से बनती है, मेड ऑफ क्ले। तो मेड फ्रॉम क्ले बनती है ये, जिसको हम किसी भी शेप में दे सकते हैं और बेक कर, इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं और बेक करते हैं तब तक जब तक कि ये हार्ड ना हो जाए, राइट। हार्ड होने तक इसे बेक करते हैं। तो क्या हुआ भाई? ये नॉन मेटेलिक होती है, क्ले तो मेटेलिक नहीं होता है, तो ये एक नॉन मेटेलिक होती है। और कैसा मटेरियल होता है? ग्लेजिंग मटेरियल होता है, इसमें कोई मेटल नहीं होती है, नॉन मेटेलिक होती है ये, ठीक है। और कैसा मटेरियल होता है? ग्लेजिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए, करेक्ट। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा है द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ। हमसे पूछा है कि जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप होता है उसका मैकेनिज्म किससे सिमिलर है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, ऑप्शन बी है हेयर कंडीशनर्स, ऑप्शन सी है टूथपेस्ट, और ऑप्शन डी है सेविंग सोप्स। अब देखो एक एक करके इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, ऑप्शन बी हेयर कंडीशनर। तो देखो सबसे पहली बात, हेयर कंडीशनर के बारे में आपको याद रखना है, हेयर कंडीशनर क्लीनिंग के यूज में नहीं आते, ये क्लीन करने के लिए यूज नहीं करते ना। कंडीशनर बोला है वो भी हेयर, सबको पता है हम हेयर कंडीशनर क्लीन करने के लिए तो यूज नहीं करते ना। हेयर्स को क्लीन करने के लिए तो हम शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर थोड़ी। कंडीशनर क्या करते हैं? जो हमारे हेयर्स हैं उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करता है, राइट। तो वो मॉइस्चर करता है हमारे हेयर को, तो ये क्लीनिंग में तो यूज ही नहीं होते। तो इसका सिमिलर एक्शन कैसे हो सकता है जब ये क्लीनिंग नहीं है? तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। उसके बाद आ जाओ टूथपेस्ट देखो क्लीन तो करते हैं टीथ को, ये टीथ को क्लीन तो करते हैं, पर मेन काम क्या होता है टूथपेस्ट का? टूथ डिके को बचाना किससे? एक्सेस एसिड से। यानी जो हमारे माउथ में एसिड होता है वो हमारे टूथ डिके का कारण होता है, तो उस एक्स्ट्रा एसिड को वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये भी, इसका भी क्लीनिंग एक्शन सोप जैसा तो नहीं होता है। फिर आते हैं सेविंग सोप। तो हमें पता है कि जो हमारे सेविंग सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर होता है ग्लिसरॉल। जो सेविंग सोप्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ग्लिसरॉल। वो क्या करते हैं? रैपिड ड्राइंग से बचाते हैं, और उनके अंदर एक गम होता है जिसका नाम होता है रोजिन, ठीक है। ये शेविंग सोप्स के अंदर ऐड किया जाता है, जिससे ये क्या होता है? अच्छी तरीके से झाग बनाता है। तो क्या बना लेता है? सोडियम रोजिनेट, और ये क्या देता है? झाग। तो इसका भी जो एक्शन है वो सोप की तरह नहीं होता है। अब हमारा बचा लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। तो देखो यहाँ लिखा है डिटर्जेंट और यहाँ क्या है? सोप और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो एक जैसा होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। देखो सोप में और डिटर्जेंट दोनों में ही जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो इमल्सिफिकेशन का यूज किया जाता है। यानी जो हमारे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है और डिटर्जेंट है उनके अंदर कौन सा प्रिंसिपल काम करते हैं? इमल्सिफिकेशन का। इमल्सिफिकेशन में क्या है? हम क्या बनाते हैं? मिसल्स। तो जो हमारा इमल्सिफिकेशन है उसमें क्या बनते हैं? मिसल। अब जैसे मान लो अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप इस तरीके का कुछ होता है ना, उसमें से ये वाला जो एंड होता है कैसा एंड होता है? ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। तो ये वाला जो एंड होता है वो हमारा कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। और ये वाला जो एंड होता है ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक।
अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिंग का क्या मतलब है? हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हीटिंग, इसका मतलब ये वाटर में जो है नहीं सॉल्व होंगे, तो ये किस में सॉल्युबल होंगे? ये ऑयल में या फिर डर्ट में सॉल्युबल होंगे, तो ये ऑयल या डर्ट के चारों तरफ जाकर क्या बना लेते हैं? मिसल बना लेते हैं। और ये वाला पार्ट क्या होता है? ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो डर्ट से दूर रहता है। अब ये वाला जो होता है डर्ट सॉल्युबल, ये डर्ट में जाकर उसके चारों तरफ क्या बना लेता है? मिसल, और उसे एमल्सिफाई कर देता है, जिससे हमारे जो क्लॉथ हैं वो इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप किसकी तरह होता है? डिटर्जेंट की तरह, राइट। चलो नेक्स्ट है नाउ डेज डाइक्लोरीन इज सब्सटीट्यूटेड इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर विद ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन, और ऑप्शन डी है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो Cl2 है उसकी जगह सब्सटीट्यूटेड इन द ब्लीचिंग ऑफ पेपर, उसकी जगह आजकल हम क्या यूज़ करें? तो आपको याद रखना है उसकी जगह अब यूज़ किया जा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है H2O2। क्या होता है? देखो ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन आ जाता है, तो ये क्या होता है? जो क्लोरीन है या जो बाकी एजेंट होते हैं, जब हम उससे ब्लीच करते हैं तो वहाँ से क्या होता है? कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। जो बाकी एजेंट्स होते हैं उसमें से कुछ बाई प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं जो किसका कारण बनाते हैं? कैंसर का। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जो अब हम यूज करें वो क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट एंड मेजर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन सीमेंट? ऑप्शन ए डाइकैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन सी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एंड ऑप्शन डी जिप्सम। तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या है? देखो हम जो सीमेंट यूज करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें हम क्या यूज करते हैं? देखो एक बार, तो देखो इसमें हम क्या यूज करते हैं? बेसिकली जो हम सीमेंट यूज करते हैं वो कौन सा सीमेंट होता है? वो होता है पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो किस तरीके से होता है? तो जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें हम या क्या यूज करते हैं? एक तो हम उसमें यूज करते हैं डाइकैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। अब वो जो डाइकैल्शियम सिलिकेट उसके अंदर यूज किया जाता है वो कितने परसेंट होता है? वो होता है 26%, राइट। उसके साथ हम उसमें यूज करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या यूज करते हैं उसके अंदर? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और जो उसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यूज किया जाता है वो कितने परसेंट होता है? वो होता है 51%। तो वो कितने परसेंट यूज किया जाता है? 51%। उसके बाद उसमें हम साथ में यूज करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट उसके अंदर यूज किया जाता है वो कितने परसेंट होता है? वो होता है 11%, राइट, 11%। अब हमसे पूछा है कि मेजर और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है, तो बताओ, आपको दिख रहा है यहाँ से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही है ना इंपॉर्टेंट, कितने परसेंट है ये? 51%। तो मेजर इंग्रेडिएंट कौन सा है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, एक और चीज, जिप्सम जो है वो सीमेंट को सैटल करने के लिए यूज किया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और मेजर इंग्रेडिएंट हमारा क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कितना परसेंट होता है? 51%। क्लियर? चलो नेक्स्ट, रेयॉन इज आ या एन डैश नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और डी इलास्टोमर। तो जो रेयॉन होता है ना उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। तो हमारा जो रेयॉन होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, राइट। तो रेयॉन को जो है वो हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। क्लियर? और ये एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ये मॉडिफाइड किया जाता है सिल्क को थोड़ा सा, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? सी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, देखो क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए ग्रोइंग मोर ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच which involve reduction in waste generation, option C more uses of chemical fertilizer to support green revolution, और option D minimum uses of natural resources। तो हमसे यहाँ पूछा है जो ग्रीन केमिस्ट्री है मेन मीनिंग क्या है उसका, क्या इन्वॉल्व कर रही है वो? तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच जिससे जो वेस्ट जनरेशन है वो बहुत कम हो, ठीक है। यानी हम ऐसा कुछ चीजें ऐसी इस्तेमाल करें जिससे वेस्ट ना हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? बी, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच विच इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन वेस्ट जनरेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमसे यहाँ पूछा है केमिकल कंपोजिशन पूछिए ना,
ऑप्शन दे रखा है सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड और एलुमिना। तो देखो जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसका मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो उसमें आपको याद रखना है, एक तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो एक तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। और ये कितने % होता है ये भी आपको याद रखना है, ये होता है 60 से 67%। तो कितना होता है ये, 60 से 67%। और साथ में यहाँ होता है SiO2 जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिका। तो इसके अंदर क्या यूज़ होता है, सिलिका, जो कितने % यूज़ होता है, 20 to 25%, राइट। चलो, उसके अलावा इसमें होता है Al2O3 और Al2O3 होता है एलुमिना। और एलुमिना कितना % होता है, ये होता है 2 to 3%, राइट। उसके बाद आता है Fe2O3। Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड। और जो आयरन ऑक्साइड है वो कितने % यूज होता है, वो होता है हमारा 3%, राइट। उसके बाद आता है जिप्सम, जो सीमेंट को सेटल करने के यूज किया जाता है। और जो जिप्सम है उसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। और इसका जो % होता है, कितना % होता है, 4%, राइट। तो अब देखो पोर्टलैंड सीमेंट के कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन क्या क्या हुई, क्विक लाइम कितना 60 से 67%, सिलिका 20 से 25%, उसके बाद हो गया Al2O3 2 to 3%, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड 3% और जिप्सम हो गया 4%। अब यहाँ देखो सबसे पहले सिलिका 20 से 25%, लाइम है 60 से 67%, यही सबसे ज़्यादा है। तो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हुआ, बी, लाइम। क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ पॉलीअमाइड अमंग द फॉलोइंग। हमें ये बताना है इसमें से पॉलीअमाइड कौन सा है। ऑप्शन ए है रेयन, ऑप्शन बी है टेरिलीन, ऑप्शन सी है नायलॉन 66 और ऑप्शन डी है ऑरेलॉन। देखो ये सारे ही है पॉलीमर और इसमें से भी हमें ये बताना है पॉलीअमाइड कौन सा है। तो देखो जो पॉलीअमाइड होते हैं उसके अंदर आता है अमाइड लिंकेज। तो ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, अमाइड लिंकेज, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीअमाइड। अमाइड लिंकेज इस तरीके का कुछ होता है, C+ONH। अगर ये वाला लिंकेज किसी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीअमाइड। देखो रेयन तो हमें पता है आर्टिफिशियल सिल्क होता है, ये यहाँ से गया। उसके बाद आ जाओ टेरिलीन। देखो टेरिलीन में एक होता है टेरिथैलिक एसिड। तो टेरिलीन में एक तो होता है हमारा टेरिथैलिक एसिड और एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। उन दोनों को मिलाने से ये बनता है, ठीक है। आप कैसे पता करेंगे कौन सी लिंकेज है, तो सबसे पहले आपको सभी के मोनोमर्स पता होने चाहिए और उन मोनोमर्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसके लिए पॉलीमर जो चैप्टर है वो आप जाके कर लेना। मैं आपको मैन मेड मटीरियल मैंने यूनिट करा रखी है, वो एक बार जाके देख लेना। वहाँ मैंने पॉलीमर अलग से कॉन्सेप्ट कराया, उसमें सबके मोनोमर कराए हैं, सबकी रिएक्शंस कराई हैं, वो जाकर आप एक बार देख लेना। मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। देखो टेरिथैलिक एसिड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ये, ऐसे बेंजीन बनाना है और दोनों पोजीशंस पर C+OH लगाना है। C+OH पता है कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर लगाना है दोनों पैरा पोजीशन पर, ये लगा दिया मैंने। बस आपको ये पता करना है कौन सा लिंकेज आएगा। मैं पूरी रिएक्शन नहीं करा रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कैसे करना है। और देखो इथाइलिन ग्लाइकल होता है CH2, इससे भी OH कनेक्ट होता है और इससे भी OH कनेक्ट होता है। अब आपको कैसे पता करना है कि यहाँ पर कौन सा लिंकेज आएगा। देखो आपको ऐसे करना है सिंपल, यहाँ से आप OH निकाल दो। अगर मैं यहाँ से OH वाटर निकाला मेरे लिए, तो यहाँ से OH हटा दो और यहाँ से H। अगर मैं यहाँ से OH और यहाँ से H हटा दूँ तो देखो कौन ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कौन सा लिंक आएगा, C+O और फिर यहाँ O और जुड़ जाएगा, जैसे पूरा कनेक्ट हो जाएगा। इसको हटा दूँ तो ये पूरी यूनिट ऐसे कैसे आ जाएगी, ये पूरी यूनिट ऐसे कैसे आ जाएगी। यहाँ ये वाला लिंकेज आया, ये कौन सा लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है। तो अगर दो मोनोमर्स के बीच जो एस्टर लिंकेज आती है उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीएस्टर। इसका मतलब जो हमारा टेरिलीन है वो क्या है, एक तरीके का पॉलीएस्टर। तो हमारा क्या है, पॉलीएस्टर। ऐसे अगर नायलॉन 66 की बात करूं तो जो हमारा नायलॉन 66 है उसके मोनोमर होते हैं, एक तो होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। तो वो क्या होता है, एक तो होता है हमारा हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, राइट। अब जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है वो होता है ये H2N CH2 6। देखो ये तो हेक्सा हो गया, हेक्सामिथाइलिन। डाइअमाइन के लिए एक अमाइन इधर और एक अमाइन इधर लगा दो, लगा दिया। साथ में इसका एक और मोनोमर होता है और दूसरा मोनोमर होता है इसका एडिपिक एसिड। तो जो हमारा नायलॉन 66 है उसका जो दूसरा मोनोमर है वो क्या होता है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो जो हमारा एडिपिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है
ये होता है CH2 होल 4, इस तरफ भी COOH लगाना है और इस तरफ भी COOH लगाना है, तो COOH इस तरीके से होगा। अब ये हो गया एडिपिक एसिड। अब आपको एक H यहाँ से और यहाँ से OH निकालना है। अगर यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाए तो देखो क्या लिंकेज आएगी, यहाँ तो क्या बचेगा NH, ये वाली यूनिट एज इट इज आ जाएगी। यहाँ क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ना फिर, तो यहाँ पर OC बचा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड O, और ये यूनिट एज इट इज आ जाएगी। ये वाला लिंकेज आ गया और ये वाला लिंकेज यही है जिसको हमने क्या है पॉलीअमाइड लिंकेज। इसका मतलब जो हमारा नाइलॉन 6,6 है वो क्या है, एक पॉलीअमाइड, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा C, राइट। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, इसको 6 ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला मोनोमर है इसके अंदर भी कितने कार्बन एटम है 6, और ये वाला जो है 4 यहाँ पर कार्बन एटम, एक यहाँ 5 और एक यहाँ पर कितने हुए 6, तो इसके अंदर भी कितने कार्बन एटम है 6, तो दोनों के अंदर 6 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नाम क्या है नायलॉन 6। उसके बाद ऑरेलॉन, ऑरेलॉन का एक ही मोनोमर होता है जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लगा हुआ होता है CN, ये इसका मोनोमर होता है जिसको हम कहते हैं एक्राइलोनाइट्रिल, राइट। चलो नेक्स्ट आता है द रॉ मटेरियल दैट इज नॉट यूज्ड इन ग्लासेस। हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा मटेरियल है जो ग्लास में यूज नहीं होता है। तो देखो जो ग्लास में मटेरियल यूज नहीं होता है, वैसे तो सारे ही मटेरियल ग्लास के अंदर यूज होते हैं, जो नहीं यूज होता है वो है एलुमिना। एलुमिना ग्लास के अंदर यूज नहीं होता है, इसके अंदर यूज होता है सैंड, सोडायस और लाइमस्टोन, राइट। चलो, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा D, ये नहीं यूज होता। नेक्स्ट, पॉलिएस्टर अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज। देखो पॉलिएस्टर हमसे पूछा है, पॉलिएस्टर मैंने अभी बताया उसके अंदर एस्टर लिंकेज आएगी, जैसे C डबल बॉन्ड O, ये वाली लिंकेज ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। देखो यहाँ पर ये रही जो टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल से आई थी, जो टेरिलीन का मोनोमर था, ये एस्टर लिंकेज थी। तो यहाँ हमसे पूछा है इसमें पॉलिएस्टर कौन सा है। देखो यहाँ तो टेरिलीन ऑप्शन में ही नहीं है। देखो बेकालाइट पहले ही आया था अभी थोड़ी देर पहले, और बेकालाइट का मैंने बताया था मोनोमर क्या होता है, एक होता है फिनोल और दूसरा क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड। आपको सबके मोनोमर याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बेकालाइट है उसके मोनोमर क्या होते हैं, एक होता है फिनोल और दूसरा क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड। और बेकालाइट जो है वो हैंडल्स बनाने में यूज़ होता है प्रेशर कुकर की, तो ये हमने देखा था, उसमें बेंजाइल अल्कोहल ऐसा कुछ बन रहा था, तो यहाँ से ऐसा लिंकेज आना तो पॉसिबल नहीं है, इसका ये ऑप्शन नहीं आएगा। नायलॉन 6 अभी करवाया था, देखो यहाँ पर देखो हमने नायलॉन 6 देखा था, उसके अंदर कौन सी लिंकेज थी, पॉलीअमाइड। ये देखो ये वाली लिंकेज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, तो ये भी हमने कर लिया था, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं आएगा। देखो जो डैक्रोन है ना उसी को टेरिलीन कहते हैं। डैक्रोन का ही दूसरा नाम क्या है, टेरिलीन, जिसके 2 मोनोमर होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है टेरिथैलिक एसिड, तो हमारा जो डैक्रोन है उसी को हम क्या कहते हैं टेरिलीन। इसके 2 मोनोमर होते हैं, एक होता है टेरिथैलिक एसिड और दूसरा इसका होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, 2 मोनोमर होते हैं इसके, राइट। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था टेरिथैलिक एसिड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाता है OH, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ जाएगा OH। और जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो भी इस तरीके से होता है, यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ हो गया CH2, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH। अब एक H यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे और कौन सा लिंकेज आ जाएगा, पॉलिएस्टर का लिंकेज आ जाएगा, यानी एस्टर का लिंकेज आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे पॉलिएस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, इसका राइट ऑप्शन आएगा C डैक्रोन, और डैक्रोन का ही दूसरा नाम आपको याद रखना है टेरिलीन। उसके बाद आता है नायलॉन 6। नायलॉन 6 का जो मोनोमर है उसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम से ये बनाया जाता है, कैप्रोलैक्टम से फिर हम एमिनो कैप्रोइक एसिड बनाते हैं और उससे फिर हम नायलॉन 6 बनाते हैं। एमिनो कैप्रोइक एसिड कुछ इस तरीके का होता है और इसको कंडेंसेशन करा के हम क्या बनाते हैं नायलॉन 6। अब 6 मैंने पहले ही बता दिया इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन एटम है, 5 ये और 1 ये, इसीलिए इसका नाम है नायलॉन 6। इसका एक ही मोनोमर है इसलिए यहाँ पर 6 एक ही बार आया है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलास्टोमर्स अमंग द फॉलोइंग। तो हमें बताना है इसमें से इलास्टोमर कौन सा है। ऑप्शन ए है बुनायन बुनायस, ऑप्शन बी है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और टेफ्लॉन, ऑप्शन सी है नियोप्रिन और नायलॉन 6, ऑप्शन डी है नायलॉन 6 एंड नायलॉन 2 और नायलॉन 6। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा इलास्टोमर है। देखो इलास्टोमर ना टाइप है किसका, पॉलीमर का। ये जो पॉलीमर है इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। अब इसमें से पॉलीमर की जो स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे है ना, स्ट्रेंथ और फ्लैक्सिबिलिटी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट आते हैं हमारे इलास्टोमर्स,
सेकंड आते हैं हमारे फाइबर्स, थर्ड आते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स, और फोर्थ आते हैं हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये आते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है इसमें से पॉलीमर कौन सा। पहले आपको याद रखना है, देखो जो इलास्टोमर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं ना, उसके अंदर रबड़ वाले आते हैं, यानी जितने भी रबर वाले हैं ना, रबड़ आपको याद रखना है, रबर वाले नेचुरल सिंथेटिक सारे इलास्टोमर के अंदर आते हैं। उसके बाद जितने भी क्लॉथ्स वाले हैं, क्लॉथ, वो सारे किसके अंदर आएंगे, फाइबर्स के अंदर आएंगे। इनको मैं अभी बताती हूँ। अब सबसे पहले तो देखो रबर, इसमें से देख लो, देखो बूना एन रबर होती है, ये सिंथेटिक रबर है। बूना एस भी रबर होती है, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके मोनोमर मैं बता देती हूँ। बूना एन का होता है एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल, सोडियम इसमें कैटलिस्ट होता है, इसका 1,3 ब्यूटाडाइन, और एक स्टाइरिन होता है, और ये होते हैं हमारे Na सोडियम कैटलिस्ट होता है। ये हमारे रबड़ की टाइप है और ये सिंथेटिक रबर होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, देखो पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल पेन और ये जो टेफ्लॉन है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद नियोप्रीन रबर है, और जो हमारा नायलॉन 6 है वो फाइबर है। नायलॉन 6 भी फाइबर है, नायलॉन 2, नायलॉन 6 भी हमारा फाइबर है। तो इसमें से हमें बताना है इलास्टोमर कौन सा है, तो रबर इलास्टोमर होते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ए, बूना एन और बूना एस। क्लियर? पूरा डिटेल से देखने के लिए आप एक बार प्लीज चैप्टर का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको जाकर एक बार पढ़ लेना। क्लियर? चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोपलेस सोप अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंदर टॉयलेट सोप, ऑप्शन बी है लॉन्ड्री सोप, ऑप्शन सी है ग्लिसराइन सोप, और ऑप्शन डी है मेडिकेटेड सोप। देखो जो सोपलेस सोप होते हैं ना उनको हम कहते हैं डिटर्जेंट, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या करता है, कपड़े धुलने के काम करता है ना। डिटर्जेंट बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, कपड़े धुलने के लिए किया जाता है। तो किस में से आइडेंटिफाई करना है कौन सा है डिटर्जेंट। सोपलेस सोप ही हमारे डिटर्जेंट होते हैं। उनको नाम सोपलेस इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो बिल्कुल सोप की तरह है, पर ये सोप जैसे है नहीं ना, सोप से तो अलग है, क्योंकि जो हमारा सोप है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, पर डिटर्जेंट हमारा हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर में काम करता है। राइट, तो यहाँ पर ए हमारा टॉयलेट सोप ये नहीं है। लॉन्ड्री सोप, लॉन्ड्री मतलब कपड़े धुलने वाला ना, इसका मतलब यही डिटर्जेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी। ग्लिसराइन भी नहीं है, मेडिकेटेड भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका। क्लियर? चलो नेक्स्ट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो हमसे यहाँ पूछा है कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं उनकी कितनी कैटेगरीज हैं, 2, 3, 4, 5। तो देखो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं उनकी 3 क्लासिफिकेशन होती है। उसमें से सबसे पहली होती है कैटाइनिक डिटर्जेंट। तो जो हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं उसमें से सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, अब जो ये कैटाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो दूसरी क्लासिफिकेशन में आते हैं हमारे एनाइनिक डिटर्जेंट, और लास्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं हमारे नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ठीक है, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। जो हमारा कैटाइनिक डिटर्जेंट्स में कैटाइन वाला पार्ट लार्ज होता है, यानी दे हैव अ लार्ज कैटाइन पार्ट। तो जो कैटाइन पार्ट होता है वो लार्ज होता है। कैटाइन सबको पता है, कैटाइन क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इनके पास जो लार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये अमोनिया के होते हैं, यानी एन। इस तरफ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अमोनिया के होते हैं ये, एन देख लेना, और पॉजिटिव चार्ज वो क्या होते हैं, हमारे कैटाइनिक डिटर्जेंट। ऐसे ही एनाइनिक, यहाँ पर बहुत लंबी कार्बन की चेन होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर SO3, एक सेकेंड, SO3 नेगेटिव Na होते हैं, यानी आपको क्या देखना है, वहां पर आपको सल्फेट आयन ढूंढना है। अगर आपको इस तरीके का कुछ मिल जाता है तो हमारे क्या होते हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट। उसके बाद थर्ड और लास्ट हमारे कौन से आते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो जो हमारे नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर ना एनाइनिक पार्ट होता है ना कैटाइनिक पार्ट होता है, उसके अंदर कुछ एस्टर वाला पार्ट होता है। इस तरीके से ऐसा कुछ पार्ट होगा, आपको ये वाला मिलेगा, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन आयनिक। आपको 3 क्लासिफिकेशन याद रखनी है, कैटाइनिक, एनाइनिक और नॉन आयनिक। कैटाइनिक में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, एनाइनिक में आपको सल्फेट आयन मिलेंगे, और नॉन आयनिक में आपको एस्टर जैसा कुछ मिलेगा। राइट, और कैटाइन में आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, एनायन में आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, नॉन आयनिक में आपको कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आता है, इसका राइट ऑप्शन आता है B3। क्लियर? चलो नेक्स्ट, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वी कैन एड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ।
ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो एक तो पहले आपको इनके फार्मूले पता होने चाहिए। जो वॉशिंग सोडा है उसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2 ये होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है Al2SO4 होल थ्राइस, राइट। चलो अब यहाँ पूछा है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज़ ही होता है हार्डनेस को दूर करने के लिए, राइट। और हार्डनेस ऑफ वाटर भी कवर मैंने करवाया है कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस, और जो टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट्स की वजह से होती है। वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का काम करता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ बता दिया है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ डैश हाइड्रोक्लोरिक, बोरिक, कार्बोक्सिलिक और सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो जो हमारे सोप होते हैं ना, सोप आपको पता होना चाहिए सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्बोक्सिलिक। अच्छा देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे सोप है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है क्या होता है, COOH ये होता है। अब अगर इसका मैं H हटाकर इसकी जगह कोई भी ऐसे लगा दूं, मान लो अगर मैंने यहाँ पर ONA लगा दिया तो सोडियम सॉल्ट बन गया। अगर मैं यहाँ K लगा दूंगी तो पोटाशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये हो गया सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट एक्सप्लेन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेन। लॉन्ग चेन का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन की चेन लगी हुई होती है, और ये जो कार्बन की चेन होती है इसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, जैसे C17H35। तो C17 तो एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चेन हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं सोप, जिसमें एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है जिसमें एसिड की जगह कोई भी मेटल यूज़ की जाती है, जो भी मेटल यूज़ करेंगे उसी का ये सॉल्ट बन जाएगा, राइट। और ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है C17H35CONA ये है सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला। तो आपको ये वाला याद भी रखना है। एक सोप का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम स्टीरेट, राइट। चलो नेक्स्ट है डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर एंड डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बोलिक और हाइड्रोफिलिक। देखो सोप अभी थोड़ी देर पहले आया, सोप जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट की। तो मैंने इस तरीके से आपको कुछ बना के अभी दिखाया है ना, ऐसा कुछ C17H35। अब सबको पता है जो CO है इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जो कार्बन की चेन है उसको मैं जिगजैग लाइन से ऐसे दिखा रही हूँ, राइट। और ये हमारा नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो ये जो हमारी कार्बन की चेन होती है ना, ये क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये है हमारा आयनिक पार्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो आयनिक पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये वाला, ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक, क्लियर। अब एक बार एक चीज़ और देखनी है, ये जो हाइड्रोफिलिक है इसका मीनिंग क्या है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ये वाटर लविंग स्पीशीज होते हैं, यानी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ जाकर इंटरेक्ट करते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब क्या होता है, हीटिंग। ये क्या होते हैं, ये वाटर हीटिंग होते हैं। अब वाटर हीटिंग का क्या मतलब है, वाटर हीटिंग का मतलब है वाटर इनसॉल्युबल। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये वाटर में जाकर सॉल्युबल नहीं होंगे, दे विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर ये किस में सॉल्युबल होंगे, तो ये हमारे डर्ट या फिर ऑयल में सॉल्युबल होंगे। तो ये हमारे डर्ट या क्या होंगे, ये डर्ट सॉल्युबल होंगे या फिर ये हमारे क्या होंगे, ऑयल सॉल्युबल, क्लियर। चलो तो अब हमें पता चल गया जो हमारा हाइड्रोफोबिक है वो इंटरेक्ट करता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्ट करता है आयनिक पार्ट के साथ। तो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर, ये वाटर साथ इंटरेक्ट करता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी इंटरेक्ट करती है, हाइड्रोफिलिक। और फिर जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ इंटरेक्ट करती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोफोबिक। तो इसका मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए, क्लियर। चलो नेक्स्ट है डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। तो हमें यहाँ पूछा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट। देखो अमोनियम में आएगा N
पॉजिटिव, तो यहाँ मतलब यहाँ कोई ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप, कार्बन का यहाँ पर ग्रुप, और इस तरीके से अगर मैं Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव लगा दूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड और क्लोराइड आयन। सल्फोनिक एसिड कुछ इस तरीके हुए SO3H, और इसको हटाकर अगर मैं यहाँ पर Na लगा दूँ तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, राइट। यहाँ पर कोई कार्बन की चेन लगी हुई होगी। अब बताओ ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, देखो मैंने कहीं पर आपको ये डिस्कस करवाया था, ऐसा कुछ यहाँ पर, यहीं पर बताया था मैंने। ये एनायनिक डिटर्जेंट था और ये कैटायनिक डिटर्जेंट था। अब ये यहीं पर आ गया, इसका मतलब ये वाला जो चीज़ है ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए डिटर्जेंट। सोप भी हम कर चुके, तो सोप हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। मिसल हम कर चुके, जो सोप से बनते हैं मिसल होता है। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो एक तरीके का पॉलीमर होता है। तो जो हमारे पीवीसी होता है वो क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो एक तरीके का पॉलीमर है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में कौन सा रॉ मटेरियल यूज नहीं होता है। ऑप्शन ए है लाइमस्टोन, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है क्ले, और ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले ये सब यूज होते हैं सीमेंट में, बस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज नहीं होता है। और हमें यही बताना है कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रॉ मटेरियल नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी। क्लियर, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पॉलीइथाइन टेरिथैलेट और पेट। तो पॉलीइथाइन टेरिथैलेट और पेट का फॉर्मूला बताना है। देखो ये कई बार आया आज, इसी का नाम है टेरिलीन, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी का नाम है डैक्रोन, तो इसी को हम टेरिलीन या इसी को हम क्या कहते हैं, डैक्रोन। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताना है, कैसे निकालेंगे। मैंने आज आपको इसके मोनोमर भी बताए, तो इसके मोनोमर कौन कौन से होते हैं। एक तो मोनोमर होता है इसका टेरिथैलिक एसिड, और दूसरा मोनोमर इसका होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसके दो मोनोमर होते हैं, एक होता है टेरिथैलिक एसिड और दूसरा मोनोमर क्या होता है इसका, दूसरा मोनोमर होता है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, राइट। अब एक चीज देखो, जो टेरिथैलिक एसिड है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर लगा हुआ होता है C डबल बोन O OH, और यहाँ पर भी होता है C डबल बोन O OH, राइट। और जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो होता है OH CH2 OH, राइट। अब हमें बताना है क्या फॉर्मूला होगा। देखो अगर मैं इन दोनों को कंडेंस करूँ, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो दोनों को ऐड करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा C डबल बोन O, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर O, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, इस तरीके से आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ से ये चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा C डबल बोन O, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से O आ जाएगा, और इस तरीके से ये रिपीटिंग यूनिट होते हुए चल जाएगी। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो इसमें आप बस काउंट कर लो कितनी बार C है ना। देखो तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है ना। देखो कितनी बार C है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये वाला भी है, यहाँ से लगाना था, और ये क्या आ गया यहाँ पर 10। तो कितने C है इसके अंदर, 10, तो C10। इसका मतलब या तो हमारा ऑप्शन बी हो सकता है या डी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें से देखते हैं। H काउंट करो, देखो यहाँ हर पोजीशन पर H, तो 1 2 3 4, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, kiतने H हो गए, 4 5 6 7 8 H होंगे। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, दोनों ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, तो कितने ऑक्सीजन है, 4, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर इतना, चलो नेक्स्ट। तो इसका फार्मूला हो गया C10H8O4 आप भी ऐसे ही निकालने की कोशिश करना, डायरेक्ट याद करने की कोशिश मत करना। क्लियर, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये थर्ड क्वेश्चन आ गया आज, थर्ड टाइम। ऑप्शन ए पॉलीथीन, ऑप्शन बी बेकलाइट, ऑप्शन सी PTFE, और ऑप्शन डी नायलॉन 6। देखो जो फिनोल होता है वो मैंने बताया, बेंजीन के ऊपर क्या होता है OH, इसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, और ये मैंने आज करवाया है, इसकी रिएक्शन भी करवाई थी, देख लेते हैं एक बार कहाँ करवाई थी। देखो ये तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड अगर कंडेंस करेंगे तो एक तो बनाएंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, एक बनाएंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब अगर ये लीनियरली कंबाइन करते हैं तो ये नोवोलैक बनाएंगे, और अगर 3D लिंक करते हैं तो क्या बनाएंगे, बेकलाइट। इसका मतलब फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, इससे बनता है बेकलाइट, है ना।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बेकेलाइट। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, बेकेलाइट, तो ऑप्शन बी बेकेलाइट। क्लियर। उसके साथ साथ देखो पॉलीथीन, पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है वो इथीन होता है, इथीन। इथीन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी दो तरीके की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद आता है PTFE, ये होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ये होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, और इसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। और ये जो टेफ्लॉन है इसका जो मोनोमर है वो होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। तभी देखो इसमें फ्लोरीन 4 बार है इसलिए टेट्रा फ्लोरो, और 2 कार्बन है डबल बॉन्ड से, इसीलिए इसका नाम है इथाइलिन। नायलॉन 6 मैं बता चुकी, जो किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम से। और कैप्रोलैक्टम के बाद जो इसमें यूज होता है एमिनो कैप्रोइक एसिड, और जो एमिनो कैप्रोइक एसिड है उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का होता है, NH2 CH2 होल 6 CH2 होल 5 सॉरी COOH, ये होता है। क्लियर। तो ये हमने आज कर लिया था, ये मैं पहले ही बता चुकी। बेसिकली यहाँ हमसे पूछा था फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, बेकेलाइट, तो ऑप्शन बी बेकेलाइट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्लास। तो हमें यहाँ बताना है ग्लास के मेकिंग में हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड लाइमस्टोन ओनली, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट लाइमस्टोन एंड सिलिका ओनली, ऑप्शन सी हम लाइमस्टोन क्ले एंड जिप्सम ओनली, और ऑप्शन डी है लाइमस्टोन सिलिका एंड जिप्सम ओनली। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बी, सोडियम कार्बोनेट लाइमस्टोन एंड सिलिका ओनली, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ऑप्शन ए है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी है नायलॉन, और ऑप्शन डी है सिंथेटिक फाइबर। देखो ये भी मैं करवा चुकी। जो एडिपिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है COOH, CH2 होल 4 और COOH, इस तरीके से। ठीक है। और जो हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है उसका फॉर्मूला होता है H2N CH2 होल 6 और NH2, ये होते हैं। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इन दोनों का कंडेंसेशन होगा, यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, और हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो फिर यहाँ से भी तो जाएगा ना H, तो यहाँ क्या बचेगा H। ऐसे यहाँ पर और मॉलिक्यूल आएगा इसी का, तो एक H यहाँ से, फिर यहाँ एक और मॉलिक्यूल आएगा तो OH यहाँ से, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे। यहाँ पर आ जाएगा CH2 होल 6 है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा N, फिर यहाँ पर NH, यहाँ पर सॉरी, फिर यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसकी बात चल रही है, और ये मैंने NH लिखा था। फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2 होल 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये कनेक्ट होते हुए चल जाएंगे। क्लियर। चलो, और ये जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, नायलॉन। उसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे नायलॉन 6 क्योंकि दोनों में कितने कितने कार्बन एटम है, 6 इसके अंदर, उसके अंदर भी कितने कार्बन एटम है, 6। ठीक है। तो ये नायलॉन 6 इसका मतलब किसके मोनोमर हो गए, नायलॉन के मोनोमर हो गए। तो उसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी। उसके अलावा यहाँ दिया है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। उसके बाद दिया हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। उसके बाद हमें दे रखा सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर बूना S या फिर बूना N होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ ड्रग्स यूज विनाइल ईथर साइक्लोप्रोपिन। ऑप्शन ए एनेस्थेटिक, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक्स, और ऑप्शन डी एंटाइसिड्स। तो जो विनाइल ईथर्स होते हैं साइक्लोप्रोपिन वो एनेस्थेटिक्स का काम करते हैं, तो ये एनेस्थीसिया का काम करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। तो आज मैंने मेड मटेरियल के भी सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। आप ये क्वेश्चंस करने से पहले एक बार यूनिट जरूर पढ़ लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और KVS की सीरीज़ भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट हो आप वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।